श्रमिक स्पेशल नहीं, कोरोना स्पेशल भेजा जा रहा है। बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे सभी खास मेहमानों से, लेकिन जल्दी से आपको बता दें क्या है लॉकडाउन 4 के पार, क्या लॉकडाउन 5 में जिंदगी लाइव होगी। इन सवालों का जवाब मिलने में अभी वक्त है, लेकिन मंथन जोर से शुरू हो चुका है। आखिरी के 2 दिन बचे हैं, जिसके बाद सरकार को साफ करना है कि लॉकडाउन 5 होगा नहीं होगा, अगर होगा तो क्या कुछ खुलेगा। लॉकडाउन 4 31 मई की आधी रात को खत्म हो जाएगा। क्या उससे पहले लॉकडाउन 5 का ऐलान होगा? अगर हाँ तो कैसा होगा लॉकडाउन 5? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच लंबी बैठक चली। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्यों के रुख के बारे में जानकारी दी। दरअसल गुरुवार को अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और लॉकडाउन को लेकर उनके सुझाव सुने थे। मंजिल पे आए मुल्क हर बला को टाल के, हम लाएंगे तूफान से कश्ती निकाल के। इस संकल्प के साथ हमें जान भी है जहान भी है, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। कोरोना आज जिंदगी की एक सच्चाई है, जिस तरह से तमाम और बीमारियां हैं। निश्चित तौर से एक ये अदृश्य वायरस है और हमें संयम भी बरतना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी। ये प्रक्रिया आपसी वार्तालाप की जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो बात कही जाए, जो प्रस्ताव रखा जाए, जो राज्य की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। ये गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है। केवल उनका लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बारे में राय मशवरा ले लेना उतना ही पर्याप्त नहीं है। कोरोना काल में ये पहला मौका था जब अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। अभी तक पीएम मोदी ही बात करते आए थे। हाँ, पीएम और सीएम की बातचीत के दौरान अमित शाह मौजूद जरूर रहा करते थे। बहरहाल सूत्र बताते हैं कि टेलीफोन पर हुई बातचीत में ज्यादातर राज्यों के मुखिया ने गृह मंत्री को लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया, साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी खोलने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से ये जानने की कोशिश की कि कौन से क्षेत्रों में रियायत दी जा सकती है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 जून तक बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए। होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिम्स, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। देखिएगा अभी तो 2 दिन बाकी हैं, आपको 31 की नाइट तक सारा बता दिया जाएगा। परंतु दिल्ली सरकार का मानना है कि अभी कुछ चीज़ें जैसे कि सिनेमा हॉल्स हैं या जहाँ पर बड़ी गैदरिंग्स होती हैं वो उनको भी स्टार्ट ना किया जाए, कि गैदरिंग वाले प्लेसेस को भी रोका जाए और स्कूल कॉलेज भी अभी ना खोले जाए। केंद्र सरकार देश के कोने पर निगाह रखे हुए हैं, जैसा उनको लगता है वो करते हैं और हम तो जो केंद्र सरकार हिदायत देगी उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। कई शहर देश में कोरोना के हॉट सेंटर बन चुके हैं। इस बार फोकस उन शहरों पर हो सकता है जिनकी वजह से 70% कोरोना के मामले देश में आ रहे हैं। गुरुवार को ही कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। लॉकडाउन 5 को लेकर मंथन जारी है। उम्मीद है रविवार की रात लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म होने से पहले आगे के दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजीव प्रताप रूडी इस चर्चा में शामिल होंगे। गौरव गोगोई साहब हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के दोनों सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप दोनों का। कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय झा जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जय कुमार सिंह साहब भी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार में, कुछ देर में जुड़े। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद शिवसेना की जुड़ चुकी हैं। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। राघव चड्डा आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। हम हर पार्टी को धीरे धीरे इस चर्चा में शामिल करेंगे क्योंकि लॉकडाउन 5 बेहद अहम होने वाला है। अगर ऐलान होता है ऐसे लॉकडाउन के एक्सटेंशन का तो क्या छूट होगी, क्या नहीं होगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तौसीफ साहब आपसे एक प्रतिक्रिया लेते हुए, ममता बनर्जी ने कहा है कि श्रमिक स्पेशल नहीं कोरोना स्पेशल आ रहा है, तो क्या मजदूरों का उनके राज्यों में वापस लौटना उनको अखड़ रहा है? आखिर ऐसी बात कहने के पीछे क्या वजह है? 225 स्पेशल ट्रेन चलवाना है। हाँ। लेकिन एक दिन में 10 ट्रेन से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेन लेबर को हम बुला रहे हैं उन्हें हमें क्वारंटीन में भेजना है, उनका चेकअप करना है, उनको सारी व्यवस्था देना है, ताकि
जो भी गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से पालन किया जाए। अब अगर रेलवे मिनिस्ट्री को उन्होंने बुधवार को ही कंप्लेन किया था और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इस मैटर को देखिए कि रेलवे मंत्री बिना स्टेट से कंसल्ट किए लोगों को अगर ट्रेन से भेज देंगे तो यहाँ पे इंतजाम नहीं कर पाने की वजह से वो कोरोना के फैलने का डर है। ये जो ऑलरेडी जो माइग्रेंट आ रहे हैं उनके लिए भी, उनकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। लेकिन इसकी वजह से इसकी वजह से क्या एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, एक सेकंड, इसकी वजह से क्या एक चुनी हुई मुख्यमंत्री श्रमिक स्पेशल को कोरोना स्पेशल कह देंगी? क्या वो स्टिग्मा नहीं अटैच कर रही है मजदूरों के साथ? श्रमिक की जगह कोरोना कह देना यानी कि वो मान के बैठी है कि ये मजदूर जो अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं वो कोरोना कैरियर्स हैं। आपको एहसास है कि उन्होंने क्या कहा है? 93% यानी 93% टेस्टिंग में उठ करके आया। 344 टोटल नए केस, ये कल का रिपोर्ट है जो कि बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ है। इसके पहले वाले दिन जो रिपोर्ट आया था वो 208 था नए केसेस थे और कल ये 344 नए केसेस है। और ये माइग्रेंट लेबर के आने की वजह से ये एक कंसर्न है। हमें, हमारी चीफ मिनिस्टर को पूरा हक है कि वो स्टेट के साथ में रेलवे मंत्री कंसल्ट करके लोगों को भेजे, क्योंकि जिम्मेदारी लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेजना, लोगों का टेस्ट कराना, ये जिम्मेदारी भी स्टेट सरकार की है। नहीं, ये जिम्मेदारी है और ये चिंता है, ये जिम्मेदारी भी है, ये चिंता भी है, लेकिन चिंता जाहिर करने का तरीका कैसा होना चाहिए ये एक मुख्यमंत्री को जरा संवेदनशीलता से सोचना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं रूडी जी के पास जाऊं, जल्दी से प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपने सुनी है उनकी बात और लॉकडाउन 5 पर भी आपकी सरकार की राय। कोरोना स्पेशल कह सकते हैं क्या श्रमिक स्पेशल को कोई मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, ये लॉकडाउन ने, मैं मानती हूँ, हर राज्य को के सामने जो चुनौती रखी है उस चुनौती पे खरा उतरने की जिम्मेदारी भी दी है। और 4 लॉकडाउन में आपको अपनी खुद की व्यवस्था इतनी सशक्त कर लेनी चाहिए जहाँ पे आप इस तरीके के बात ना कहना पड़े। हमारे राज्य में भी बहुत सारे लोग लौट कर आ रहे हैं, तो हमने क्वारंटीन की व्यवस्था की हुई है, चेकअप की व्यवस्था की हुई है। तो कहीं भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो घर आ रहे हैं तो उनको कोविड कैरियर्स कहा जा रहा है। ये मुझे लगता है, हो सकता है कि कुछ उनकी इंटेंशन नहीं रही होगी, उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। पर साथ ही साथ लॉकडाउन 5 की जब हम बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने, मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था कि एक फेज वाइज मैनर में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया था और फेज वाइज मैनर में ही हम लॉकडाउन को लिफ्ट करेंगे। तो धीरे धीरे कर हमने कुछ चीजों को छूट दी है और जब हम एकदम कॉन्फिडेंट होंगे जहाँ पे पब्लिक स्पेसेस होंगी तब जाकर उसको पूरा मैं कहते हैं लॉकडाउन को लिफ्ट किया जाएगा। पर अभी क्योंकि संख्या अभी भी जारी है, थोड़ा भी स्टेडी हुआ है, बिटवीन 1000 to 2000 नंबर्स आ रहे हैं रोज, वही उसी आंकड़े पे रिपोर्ट्स आ रही हैं और मोस्टली असिम्प्टोमेटिक हैं, तो उनका रिकवरी टाइम भी फास्टर होगा। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम भी फेज वाइज मैनर में ये लॉकडाउन को लिफ्ट करेंगे और ऐसा लॉकडाउन नहीं होगा जो फर्स्ट फेज में हमने देखा था। ठीक है, राजीव प्रताप रूडी जी, अब आप जुड़ गए हमारे साथ, तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष की तरफ से आप और संजय झा मोर्चा संभाल रहे हैं और इसीलिए रूडी साहब, क्या होगा लॉकडाउन 5 में? लॉकडाउन 5 होगा किस तरह की सख्ती? क्योंकि राज्य सरकारें अभी से ही ऐलान कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है धार्मिक स्थल खोलेंगे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब खुलेगा। 1 जून से जूट और टी इंडस्ट्री में 100% एम्प्लॉइज के साथ लोग काम पर जा सकते हैं। 8 जून से पूरे राज्य के हर दफ्तर में 100% एम्प्लॉइज जा सकते हैं। अभी केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस नहीं आई है और श्रमिक स्पेशल को उन्होंने कोरोना स्पेशल कहा है आप लोग ठूस ठूस कर लोगों को भेज रहे हैं, इसकी वजह से परेशानी हो रही है वहां पर। देखिए, हाल फिलहाल चाहे आपके चैनल पर हो या किसी चैनल पर हो और देश की सरकार के खिलाफ कोई भी अगर कांग्रेस का या विपक्ष का प्रवक्ता आता है तो हम पर आरोप यही लगाता है कि देखिए ऐसी सरकार है जो माइग्रेंट लेबर्स का ख्याल नहीं कर पा रही है, सड़कों पर दिखते हैं, बड़ी संख्या में है। इस बात का इनको एहसास नहीं होता जब ये बोलते हैं कि ये मात्र 2 राज्य, बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां बड़ी संख्या में जा रहे हैं। और बेहतरीन काम किया है बिहार की सरकार ने, किसी को मना नहीं किया, व्यवस्थित ढंग से उनको लेकर के आए हैं, क्वारंटीन सेंटर में उनको भेजा है, उनका चेकअप किया है, बैठाया, रखा है, उनको बाल्टी थाली से लेकर के खाना खिलाया, ये सब चलता रहा है।
और वहीं आज जब ये आरोप लगता है, दूसरी तरफ एक राज्य के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं जिस प्रकार से तो मान लीजिए अगर पड़ोस का कोई पश्चिम बंगाल का और बिहार के मुख्यमंत्री ने बुला लिया हो उनके मित्रों को, और पश्चिम बंगाल का व्यक्ति अगर देख रहा हो उसे जाने का रास्ता ना हो, तो वो चल पड़ेगा, और चल पड़ेगा तो इसका आरोप आप केंद्र सरकार पर लगाएंगी, रेलवे पर लगाएंगी, या उस राज्य सरकार पर जो उसने अपनी क्षमता नहीं जाहिर की और वैसे लोगों को अपमानित किया। ये पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो बाहर हैं, उनको आप कोरोना कैरियर्स या कोरोना स्पेशल बना के करें, इससे अपमानजनक शब्द पश्चिम बंगाल में और ये स्लिप नहीं हो सकता है। ऐसा सोचा समझा शब्द है और हम लोग इसको अभी जाने दे तत्काल रूप से। आपका दूसरा सवाल था ये फिफ्थ लॉकडाउन 5 का। हम लोगों का पहला लॉकडाउन 24 तारीख को प्रारंभ हुआ, उसके बाद 14 अप्रैल को, 1 मई को, 17 मई को। ये 5वां है। होगा कि नहीं होगा, स्वरूप क्या होगा, एनडीएमए एक्ट के तहत इसका विस्तार होगा या राज्य सरकारें स्वयं अपना निर्णय लेंगी। एनडीएमए एक्ट के तहत कोई नोटिफिकेशन ये मैं नहीं कह सकता हूं, 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। परंतु अगर राज्य सरकार अभी से ही स्वतंत्र रूप से अगर निर्णय ले रही है और कल अगर भारत की सरकार कोई रूपरेखा दर्ज करती है, जैसे पश्चिम बंगाल का रवैया है, और उसका उल्लंघन होगा, तो ये बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि एनडीएमए एक्ट में सबकी सहमति है और उसके तहत जो निर्णय केंद्र सरकार हो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसके जो मूल मानक है उसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। और जिस प्रकार से राज्य सरकारें और खास करके वो राज्य लेकिन इसके लिए तो फिर आपको येदियुरप्पा जी से भी पूछना पड़ेगा ना रूडी साहब, क्योंकि ये सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, येदियुरप्पा साहब ने भी पहले से ऐलान कर दिया है कि 1 जून के बाद हम धार्मिक स्थलों को खोल देंगे। तो फिर तो आपको अपनी जो बीजेपी शासित राज्य है उसको भी कहना होगा कि थोड़ा इंतजार कर लेते भाई, गाइडलाइंस आ जाती केंद्र से, उसके बाद आप तय करते। नहीं, उसमें मैं उसका थोड़ा विश्लेषण करके ही बोल पाऊंगा। जो प्रतिबंधित क्षेत्र और इलाके थे उसमें क्या केंद्र सरकार ने अगर स्पष्ट रूप से कह रखा है कि धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक स्थानों पर नहीं जाना है, तो नहीं जाना है जब तक उसका रिलैक्सेशन नहीं हुआ। तो हो सकता है उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है, लेकिन उसका केंद्र सरकार क्या निर्णय लेता है उसके अनुसार ही वो निर्णय को संशोधित करेंगे। हो सकता है उन्होंने अपने डिस्कशन में कहा हो कि हम इसे खोलना चाहते हैं उसके आधार पर, तो इस पर मैं अभी बहुत तर्क नहीं दे पाऊंगा। ये तो प्रशासनिक निर्णय है जो कल के बाद यदि आप बात करेंगी तो मैं स्पष्टता से बता पाऊंगा। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर उस विषय पर आप आएंगी तो उसका तर्क हम अलग ढंग से रख सकते हैं। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन गौरव गोगोई जी हमारे साथ सांसद कांग्रेस पार्टी के भी अब जुड़ गए हैं। गौरव जी, राहुल गांधी को कुछ दिनों पहले लॉकडाउन पॉज बटन लगा, फिर उन्होंने 1-2 दिन पहले कहा कि लॉकडाउन फेल हो गया है। अब ये बताइए कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, आपके गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, लॉकडाउन जारी रहेगा या पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान करेंगे? देखिए अंजना जी, विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राय अमित शाह जी को दी है। सबको यही बात कहना है कि इस वक्त सतर्क रहना है, क्योंकि जिस प्रकार से रेल बस से द्वारा विभिन्न लोग अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो संक्रमण की जो केसेस है वो फैल रहा है। तो इसलिए हमको सतर्क रहना है, ये देखना है कि राज्य सरकारों के पास पर्याप्त संख्या में आईसीयू बेड्स, अस्पताल और टेस्टिंग किट्स हैं। तो इसमें सतर्क रहने की बात है। दूसरी बात, जहाँ पे राहुल गांधी जी की बात थी, वो तो सभी ने कहा है कि लॉकडाउन से सिर्फ हम पॉज कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। ये तो केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने, उन्होंने भी ये कबूल किया है कि लॉकडाउन से हमको समय मिला। तो समय मिला और पॉज बटन में क्या अंतर है, ये आप मुझे समझा सकते हैं। दूसरी बात है कि लॉकडाउन जब शुरुआत हुई थी उसकी तब भारत में संक्रमण के केसेस 500 थे, आज 1,50,000 पार कर चुके हैं और पीक के नजर में कहीं नजर नहीं आ रहा है, केसेस कम नहीं हो रहे। आसिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में केसेस घट रहे हैं, जापान में भी केसेस काफी हद तक घट चुके हैं। ये भी देश चाइना के पड़ोसी देश है, लेकिन आसिया में सबसे ज्यादा केसेस की संख्या आज आपको भारत में दिख रही है। तो चिंता का विषय है, सतर्क रहना है, सभी के साथ में मिलकर काम करना है और ये भी देखना है कि सिर्फ हम लॉकडाउन को लॉकडाउन के नजरिए से ना देखें, क्योंकि धीरे धीरे दफ्तर खुल रहे हैं, धीरे धीरे फैक्ट्रियां खुल रहे हैं। इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हम क्या बना सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना है। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आता हम हमेशा लॉकडाउन में नहीं रह सकते। लेकिन लॉकडाउन खोलने का मतलब ये नहीं कि हम जैसे पहले काम करते थे वैसे काम करेंगे। हमें सामाजिक दूरी बनानी पड़ेगी और नियम कुछ नए
सोचने पड़ेंगे। इसके लिए विचार विमर्श बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मतलब मुझे आपके 2 मिनट के जवाब में सर समझ नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है। लॉकडाउन 5 हो कुछ रियायतों के साथ, या फिर लॉकडाउन 5 की अब जरूरत नहीं है? एक चीज में नहीं सर, विचार विमर्श जरूरी है, तो अब तो फेज खत्म हो गया है सर, अब तो 2 दिन के बाद नहीं, वो ठीक है, वो मंशा थी। नहीं, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सतर्क रहने के लिए कहा, आपको शायद वो बात नहीं मैंने सुना सर। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रियायतें बढ़नी चाहिए या नहीं, क्योंकि आज तक के हमारे दर्शक, और हमने ये मल्टी पार्टी बहस आज इसीलिए रखी है सर, क्योंकि दर्शक बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे कि हर पार्टी क्या चाहती है। क्या आप चाहते हैं लॉकडाउन 5 कुछ और रियायतों के साथ बढ़े, या अब लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म किया जाए? क्या इस पर एक स्पष्ट रुख आप बता सकते हैं? देखिए, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको खोलनी पड़ेंगी ताकि लोग काम पे जा पाए। साथ ही साथ आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल सिचुएशन है, क्योंकि कहीं आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं पे आपको, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। उसके लिए आप लॉकडाउन करेंगे या उसको टेस्टिंग करेंगे? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप उसको सिर्फ एक लॉकडाउन के तरीके से ना देखें। लॉकडाउन करना बहुत आसान है कि सब हमने बंद कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने बॉर्डर बंद कर दिए दिल्ली के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोलते हैं हम ट्रेन नहीं आने देंगे। ये सब कहना आसान है, लेकिन इससे स्थिति सुधरती नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि विचार विमर्श के द्वारा एक अच्छी एक सकारात्मक रास्ता निकले। ठीक है, संजय झा जी आपके पास आते, फिर मैं रूडी साहब आपसे जवाब ले लूंगी ताकि हर पार्टिसिपेंट एक बार बोले। राघव चड्ढा जी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमएलए और प्रवक्ता। जल्दी से संजय झा जी आपके पास आते हुए, मुझे पता है आप बड़े आतुर होंगे जो ममता बनर्जी ने कहा है उस पर एक प्रतिक्रिया देने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, प्रवासी मजदूरों का, वो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए ही लौट रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आप क्या चाहते हैं 31 मई के बाद, इसका भी जवाब दीजिएगा। ऐसा है कि अभी करीब 30 लाख मजदूर बिहार लौट आया है, 18 लाख ट्रेन से और लगभग 12 लाख बाय रोड बस से और दूसरे मीन्स से बिहार लौटे। और आज भी लगभग 80,000 मजदूर आए हैं। आज हम लोग का लास्ट डे था जो श्रमिक ट्रेन जो चल रहा है उसके आने का, लेकिन जो जानकारी मिली है अभी अगले 2-3 दिन और आएंगे। हाँ। अब जो आज आए हैं उनका अगला 14 दिन तक क्वारंटीन होना। इसका मतलब जो आपका मूल प्रश्न था लॉकडाउन 5 का, तो कुछ दिन तो उसको आगे ले जाने की संभावना दिखती है। अब उसमें क्या खुला जाएगा, क्या किया जाएगा, आज भी मुख्यमंत्री जो जिला के जो कलेक्टर हैं या एसपी हैं सबसे दिन भर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फीडबैक लिए हैं। और कल गृह मंत्री जी का भी फ़ोन आया था, और पीछे भी वो लगातार अमित शाह जी मुख्यमंत्री जी के को फ़ोन करके फीडबैक लेते रहे। अभी आपके चैनल में मैंने सुना कि एक बार अभी फ़ोन आया था, पीछे भी उनका फ़ोन आता रहा है और वो फीडबैक लेते रहे हैं कि स्टेट में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। और जो दिखता है कि पूरा ओपन होना वो मुश्किल दिखता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ खुले, ऐसा क्योंकि अब तो 1-2 दिन में जो डिसीजन होगा वो केंद्र से भी बातचीत करके और अपना मंतव्य भी बिहार सरकार ने दिया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो मुख्यमंत्री जब जो हमारा क्वारंटीन सेंटर है उस पर जब पर्सनली इंटरेक्ट किए हैं जो मजदूर लोग आए हैं, तो उससे काफ़ी कुछ एक क्लैरिटी मिली है। बहुत लोग वापस जाना नहीं चाहते, वो लार्जली अब बिहार में रह के ही काम करना चाहते हैं। तो एक चैलेंज स्टेट के लिए भी है कि आगे हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटी स्टेट में क्रिएट करते हैं कि लार्जली ये फीडबैक मिला है। और जहां तक आपका लॉकडाउन का बात है, वो कुछ ना कुछ, क्योंकि जब तक ये क्वारंटीन पीरियड पूरा नहीं होगा बिहार में, तो किसी न किसी फॉर्म में तो लॉकडाउन रहेगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि लॉकडाउन किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में आगे बढ़े। राघव चड्ढा जी, लेकिन आपकी पार्टी इससे सहमत नहीं है। संजय सिंह कुछ देर पहले कह रहे थे कि अनंत रूप से लॉकडाउन नहीं चल सकता है, जिंदगी को वापस पटरी पर आना होगा। राघव जी, देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में लॉकडाउन लागू किया था तो उनका भी एक ही मकसद था, और वो ये था कि तमाम राज्य सरकारों को थोड़ा समय दिया जाए कि वे अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर लें। पर्याप्त मात्रा में आईसीयू बेड, क्रिटिकल केयर बेड, वेंटिलेटर, पीपीपी किट्स, आरटीपीसीआर किट, इन तमाम चीज़ों का एक व्यवस्था बना लें। लॉकडाउन कभी भी अंतहीन नहीं हो सकता। आज इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है। मान लीजिए आज से 2.5 साल बाद वैक्सीन आती है, भगवान करे 2.5 हफ्ते बाद आए, लेकिन अगर 2.5 साल बाद आती है
तो क्या 2.5 साल तक हम एक लॉकडाउन में रहेंगे? ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, हमें ये भी मालूम था कि लॉकडाउन का ये जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे ये पूरा हो जाएगा तब हम चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, सोच समझ के कदम फूंक के रखेंगे। दिल्ली सरकार का ये मत है कि हमें लॉकडाउन के साथ नहीं, कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा, और इसमें केवल एक ही आंकड़ा सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं लगातार आपके चैनल पर देख रहा हूं, तमाम बड़े बड़े वक्ता बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन रेट इतना है, इतने लोगों का आंकड़ा हो गया, साउथ कोरिया में फलाना हो गया, हिंदुस्तान में इतना हो गया। हमें एक ही आंकड़ा हमारे हिसाब से जिसपे आंखें जमाए रखनी है, वो है मौतों का आंकड़ा। अगर हम मौतों के आंकड़े को कम रख सकते हैं, कम जाने जाएं, मौतों को एकदम कम कर दें, तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आज अभी 99% लोग जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, खास करके दिल्ली में, वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। 100 में 1 व्यक्ति की मौत हो रही है, और कोशिश कर रहे हैं उस एक व्यक्ति को भी बचाया जाए, चाहे प्लाज्मा थेरेपी दी जाए, चाहे कोई और थेरेपी दी जाए। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी का नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन दिल्ली और गुजरात का एक मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं। दिल्ली और गुजरात में दोनों में 15,000, लगभग 15,000 के आसपास मामले आए हैं कोरोना के संक्रमित केसेस जो, लेकिन दिल्ली के अंदर मात्र 300 मौतें और गुजरात में 900 मौतें हुई हैं। डेथ रेट गुजरात का दिल्ली से 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उस डेथ रेट को कम करें, कम से कम मौतें हो, और यदि मौतें कम होंगी तो हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, मौतें कम होंगी तो हम जल्द से जल्द इस बीमारी से भी निकलेंगे। एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लॉकडाउन के चलते भुखमरी से लोग मरने लग जाएं, अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो जाए कि अन्य कारणों से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो सोच समझकर, कदम फूंक के रखकर हर राज्य सरकार को अपनी व्यवस्था बनाने के बाद आज हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में, और आज हम फूंक के कदम रखते, चरणबद्ध तरीके से इसे खोलने के विचार हम लोग रखते हैं। और साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा वो एक चीज है जिसपे अरविंद केजरीवाल जी अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं, उसको कैसे कम किया जाए, उस पर सारे राज्य सरकारों को सोच विचार करना चाहिए। दिल्ली बनाम गुजरात, राजीव प्रताप रूडी जी, अगर इस लड़ाई में जीतना है तो मृत्यु दर को नीचे रखना होगा। देखिए, आपका पैनल बहुत ही बढ़िया है, और गोगोई साहब ने सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट किया और उन्होंने साउथ कोरिया का चर्चा किया, और मैं सिर्फ कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि भारत कैसा कर रहा है। और उसमें अगर आपको मैं कहूं तो अगर दुनिया में अगर लोएस्ट डेथ रेट कहीं पूरी दुनिया में रशिया के बाद है, पूरी दुनिया में, तो वो भारत में है। और उसके बाद हर लाख 1 लाख की आबादी पर अगर सबसे कम पूरी दुनिया में अगर जो प्रभावित लोग हैं 7.9 वो भारत में है। और अगर इसको आगे बढ़ कर के जाए तो जो 1,25,000 केस यूके में 53 दिन में हो गया, इटली में 65 दिन में हुआ, जर्मनी में 75 दिन में हुआ, भारत में ये 115 दिन में हुआ। और रिकवरी देखें तो भारत में जो रिकवरी है वो हाईएस्ट है, लगभग 41%। तो मान के चलिए कि सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एक इतना अच्छा काम किया कि पूरी दुनिया में आबादी के दृष्टिकोण से और प्रभाव के दृष्टिकोण से भारत नंबर 1 है। तो इसका श्रेय हम देश के प्रधानमंत्री को देंगे। हाँ, अब राजनीति जरूर आएगा। हमारे साथ संजय झा बैठे हुए हैं जो बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। इन लोगों ने कोई क्रेडिट लेने का कोशिश नहीं किया। दिल्ली में कोई कोविड पेशेंट बाहर से नहीं आ रहा है, गुजरात में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिहार में कोविड पेशेंट आ रहा है, और उसके कारण भी अगर डेथ रेट देखा जाए तो बिहार का सबसे कम है। तो सबसे बड़ा स्टेट्समैन। और देखिए, अगर पूरे देश में अगर माइग्रेंट्स के बारे में चर्चा हो रहा है तो बिहार के हमारे भाई हैं जो आ रहे हैं, जिसके बारे में दूसरे लोग आंसू बहा रहे हैं, जिनको उनसे आमदनी करना है, जिनसे कमाना है, वो उसके आंसू नहीं बहा रहा है। तो भारत का परफॉर्मेंस नंबर 1 है। और वैसे परफॉर्मेंस में ये ठीक है, गौरव चड्ढा जी का टारगेट, बाकी तो सब कुछ ठीक कह गए, लेकिन ये अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि ये गुजरात से बेटर है। देश कहाँ है इसके बारे में इनकी चिंता नहीं है। स्वाभाविक है, इनको दिल्ली की चिंता रहती है और दिल्ली की बात करते हैं, और गुजरात की तुलना करके दिल्ली और देश को लाना ये उचित नहीं है। तो मोटे तौर से भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे लगता है इन आंकड़ों के साथ जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, भारत में एक सही निर्णय होगा। राघव जी, आप जल्दी से अपना कमेंट कहिए, फिर मैंने अपने वक्तव्य में कहीं भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया कि कौन सी पार्टी गुजरात में सरकार चला रही है और कौन सी दिल्ली में चला रही है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम सब राज्य सरकारों को
कितने केसेस हैं उससे ज्यादा ध्यान मौत के आंकड़े पर देना चाहिए। और यदि ये फैक्ट्स हैं, आपका चैनल भी दिखाता है कि 3 गुना मौतें गुजरात में हुई हैं दिल्ली के मुकाबले और मामले एकदम सेम है, तो राज्य सरकारों को व्यवस्था इस प्रकार बनानी पड़ेगी, इलाज उस प्रकार देना पड़ेगा, उतने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की मात्रा में आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इस बीमारी में होता क्या है, जब आपको ये बीमारी हो जाती है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सांस लेने की जो शक्ति है शरीर की, वो कमजोर हो जाती है, शरीर ज्यादा ऑक्सीजन मांगता है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और आप पेशेंट को ऑक्सीजन देते हो तो वो ठीक भी हो सकता है। तो हर राज्य सरकार को व्यवस्था बनानी है। मेरा कहने का तात्पर्य कितना इतना है, हो सकता है हम अपना कंपैरिजन कल को महाराष्ट्र से करें या हो सकता है केरल से करें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी से कुछ वो कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जंग है जिसमें देश को एकजुट होकर लड़ना होगा। हम दिल्ली की में राज्य सरकार चलाते हैं तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि राजनीतिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी से यदि सबसे ज्यादा किसी राजनीतिक दल के इस देश में है तो वो आम आदमी पार्टी के, लेकिन फिर भी ये एक महामारी का दौर है और इस महामारी के दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी साथ मिलकर देशवासियों के साथ खड़े होकर इस जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं प्रियंका जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रियंका जी, मृत्यु दर पर नजर रखनी होगी, लेकिन जो गौरव गोगोई पहले कह रहे थे, एक ऐसे वक्त पर हमने लॉकडाउन एनफोर्स किया था जब आंकड़ा कम था, अब आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन हमें यह भी दान होगा कि अनंत रूप से हम लॉकडाउन नहीं चालू रख सकते हैं। लेकिन चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली में भी नंबर्स बहुत बड़े हैं, मृत्यु दर यहां पर नियंत्रण में है, लेकिन एक दिन में बीते रोज एक है, मुंबई में 105 लोगों की एक दिन में मौत हो गई है। ये परिस्थितियां, ये किसी सरकार या फिर उस पर नजर करने की बात नहीं है। क्या ये वो वक्त है जब हम लॉकडाउन को लेकर ढीले पड़ सकते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। सबसे पहले 3 चीजें, हाँ मैं भी टोटल अग्रीमेंट में हूँ। लॉकडाउन हमेशा के लिए सोल्यूशन नहीं है, या तब तक का सोल्यूशन नहीं है जब तक कोई वैक्सीन नहीं मिलती है। हमें कोविड के साथ साथ जीने की और इकोनॉमी को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हम सभी में है, और उसके लिए हम सभी को जो भी नियम कानून है उसका पालन करना पड़ेगा, विच इज सेफ्टी मेजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबको ध्यान में रखकर। वो अब तक लोगों के जहन में नहीं आया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, और सारे राज्यों को फिर से उस पर टोटल कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा। रही बात मुंबई की, एक समय था मिड अप्रैल में जहां पे मुंबई का रेट भी आज जो गुजरात का बता रहे थे राघव चड्ढा जी, उस दर पे चल रहा था, तो उस समय हम पे बहुत सारे टारगेटेड अटैक आए। पर अब मुंबई का जो दर है मोर्टेलिटी रेट का, हमने उस पर टोटली कॉन्सेंट्रेट कर 3.2% पे हम ले आए हैं, और बाय नेक्स्ट वीक वी आर एमिंग एट ब्रिंगिंग इट बिलो नेशनल एवरेज ऑल्सो, कि 2.8 तक आ जाए। तो जो बार बार हम कह रहे हैं कि नंबर्स से नहीं डरना है, कि इतने सारे नंबर्स महाराष्ट्र से आ रहे हैं, 1/3 केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं, हमें ये देखना है कि टारगेटेड आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन के बाद हम अपने लोगों को बचा पा रहे हैं कि नहीं, और उसमें मुंबई सक्षम रहा है। आप धारावी को ले लीजिए, और सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी होने के नाते और स्टेट में लोगों की माइग्रेंट पॉपुलेशन भी होने के नाते अगर आप देखेंगे तो कंटेनमेंट जो स्ट्रैटेजी रही है वो सक्सेस दिखा रही है, जहाँ पे डबलिंग रेट चेंज हुआ है, नेशनल एवरेज से ज्यादा है, और आप अगर मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, वी आर एमिंग टू ब्रिंग इट बिलो द नेशनल एवरेज। तो आई थिंक उसी में एक सरकार की स्ट्रैटेजी जो ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग है, वो सामने साबित होती है। पर अगेन आई वुड अग्री कि हमें आगे बढ़ते हुए एक फेज वाइज मैनर में लॉकडाउन को भी हटाना जरूरी है। वो तभी आ सकता है जब लोगों में हम कॉन्फिडेंस ला सकें और लोगों को खुद को उनकी जिम्मेदारियां समझा सकें। ठीक है, लेकिन गौरव गोगोई जी, ये जो परिस्थिति बन रही है, तौसीफ साहब मैं आऊंगी आपके पास, एक बार गौरव गोगोई के पास मैं जाना चाहती हूँ। डर और खतरा ये है गौरव जी कि अगर जैसे पश्चिम बंगाल ने अभी से ऐलान कर दिया कि हम 1 जून से सारे धार्मिक स्थलों को खोल देंगे, 100% एम्प्लॉइज लौट सकते हैं टी और जूट इंडस्ट्री में, 8 जून से 100% एम्प्लॉइज हर दफ्तर में। क्या ये फेज वाइज एग्जिट प्लान का हिस्सा बन सकता है? और अगर केंद्र सरकार ये कह दे कि नहीं, अभी आपको 1/3 एम्प्लॉइज के साथ ही अपने दफ्तर खोलने हैं, तो फिर क्या इसको रोल बैक करेंगे? मतलब ये जो अलग अलग राज्य इस तरह के ऐलान करेंगे, ये क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा खतरा और डर नहीं मोल ले रहे हम? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमको लोगों के साथ, हर जो राजनीतिक दल के नेतागण हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोगों के साथ एक उनके कोरोना वायरस को लेके एक और पब्लिक अवेयरनेस का काम करना पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन खोलने का मतलब ये नहीं कि अब हम मास्क पहनना बंद कर दें या हाथ धोना बंद कर दें। ये ऐसे कुछ अहम नियम हैं जिससे हम अपने आप को और दूसरों को और औरों को सुरक्षित रख सकें। तो इसलिए सबसे पहले की जरूरत है कि वार्तालाप, जन वार्तालाप चलते रहे, जारी
जारी रहे। दूसरी बात, जहाँ पे आपने नियमों की बात की, राज्य सरकार की एक नियम, केंद्र सरकार के दूसरे नियम, आप खुद ये देख रहे हैं कि कर्नाटक ने कहा है कि वो 4 राज्यों से ट्रेन नहीं आने देंगे। यूपी के सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी के कोई व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में जाए तो पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की टिप्पणी यहाँ पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारे राज्य सरकारों को अगर एक स्तर पे लाना है, एक मंच पे लाना है, तो वह दायित्व किसका बनता है? वह दायित्व निश्चय ही केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बनता है। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप ये देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री विभिन्न बातें कर रहे हैं जो अलग अलग दिशा में है, तो कहीं ना कहीं जो एक कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन की कमी का वो उदाहरण है और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की। अंत में मैं रूडी जी से मैं एक बात पे सहमत हूँ। उन्होंने आंकड़ों का सहारा लेके ये कहना चाहा कि भारत में बहुत अच्छी तरीके से कोविड से हम जंग लड़ रहे हैं। रूडी जी, आप खुद आप देख रहे हैं, अखबार आप देख रहे हैं, टीवी चैनल आप देख रहे हैं, आपके पास भी फोन आ रहे होंगे। आपको उन फोन कॉल्स में लोगों की बेबसी नहीं सुनाई देती? जब उनको ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे, जब उनको ट्रेन के टिकट पे उनको भाड़ा देना पड़ता है, कर्नाटक में उनको पैसा देना पड़ता है, जब उनको साइकिल चला के अपने गृह राज्य में जाना पड़ता है, जब खाना न मिलने के कारण आज वो रेलवे प्लेटफॉर्म में एक माँ का दम घुट जाता है, तो आप कौन सी दुनिया में हैं? अगर आप ये कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप कृपया जाके एक मजदूर से पूछिए। आज मजदूरों का मन टूट चुका है। केंद्र सरकार और कहती है कि घर का किराया नहीं लेंगे, लेकिन आज जो मजदूर का पलायन हो रहा है, एक मूल कारण यह है कि वो अपना घर का किराया नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और केंद्र सरकार ने क्या पैसे दिए मजदूरों को? वो 500 रुपए जो एक महिला को दिए, क्या उससे घर का किराया दिया जाएगा? रूडी जी, इसका जल्दी से बार इसलिए हम कह रहे हैं कि आप 7,500 रुपए का डायरेक्ट आप सपोर्ट आप मजदूरों को दीजिए, ताकि वो अपना घर का किराया, राशन, दवाई डायरेक्ट पैसा दीजिए। इसलिए मैं 7,500 राहुल गांधी ने कहा था, सोनिया गांधी जी ने कहा है 10,000 हर ऐसे गरीब को आप सीधा पैसा दीजिए। अंजना जी, मैं भी एक चीज कहूंगी बिफोर रूडी जी रिप्लाई करें। ठीक है प्रियंका जी, एक साथ जवाब दीजिएगा रूडी जी। मेरी रूडी जी से बस एक रिक्वेस्ट है, और मैं ये एज अ स्टेट पार्टी बोल रही हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट में भी है, कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार ने वो गाइडलाइंस बनाए, पर काफी गाइडलाइंस ऐसे भी हैं जिसका उल्लंघन खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। जैसे आपने कहा कि एयर ट्रैफिक अभी नहीं होगा, फ्लाइट नहीं चलेंगी, और 3 दिन बाद फ्लाइट शुरू हो गई। किसी राज्य से पूछा नहीं, किसी राज्य की प्रिपरेशन ठीक है नहीं है, उसके बारे में बात हुई नहीं। ट्रेन की रेलवे की बुकिंग जैसे शुरू हुई वैसे ही फ्लाइट की बुकिंग्स हो गई। तो इस तरीके से आप ब्रॉड गाइडलाइंस दे सकते हैं और फिर स्टेट्स को ऑन बोर्ड लाकर आप डिसीजन ले सकते हैं। कंफ्यूजन की जड़ ही वो हो रही है कि कहीं स्टेट्स को कह दिया जाता है कि अपने आप डिसीजन लो, फिर सेंटर अपने 3 दिन के बाद कार्रवाई चेंज करता है। ठीक है, जवाब दीजिए। इस तरीके से प्रॉब्लम लोगों की ही बढ़ती है। ठीक, रूडी जी जल्दी से। हाँ, मैं इंतजार कर, मेरे पास प्रश्नों का, हाँ देखिए, सबसे पहला उत्तर तो हमें पहले ही मिल गया कि स्पष्टता से जो संजय झा ने कहा, संजय झा जी ने कहा, एक मिनट संजय जी, मैं आपकी बात, संजय झा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री सिर्फ एक बार नहीं कई बार बात करते हैं। ये बात तो आज तक किसी पैनलिस्ट ने और जहां विपक्ष की सरकारें नहीं कहा कि गृह मंत्री जी और उनके यहाँ से फोन आता है और बातचीत होती है। स्वाभाविक रूप से वो पॉलिटिक्स है और हमेशा आप कोई निर्णय में बातचीत तो करेंगे, लेकिन नकारने में और हमारे पास कभी हिसाब नहीं रहेगा। दूसरा जो सवाल गोगोई साहब ने कहा कि कितना आसान है, भाई ये जो जिनके बारे में आप कांग्रेस के हमारे मित्र आंसू बहा रहे हैं, ये कहां से चल के कहां जा रहे हैं? ये जिनके लिए आप आंसू बहा रहे हैं, ये तो या तो पंजाब से चल करके आ रहे हैं, या गुजरात से चल के आ रहे हैं, या महाराष्ट्र से चल के आ रहे हैं, या फिर ऐसे राज्यों से, दिल्ली से चल के आ रहे हैं। तो यहां पर बैठे हुए हमारे नेताओं का आंसू इनके लिए इतना बह रहा है, इतना बह रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री तो एक स्टेट्समैन के रूप में उनको अपने बुला रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं। हम नहीं रो रहे हैं। ठीक है, तो लॉकडाउन 5 होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो किन रियायतों के साथ होगा, कैसे जिंदगी वापस आएगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मंत्री, सांसद, विधायक, जिनके जरिए तस्वीर पूरे देश की हम रख रहे थे आपके सामने। रूडी साहब, बहुत सारे सवाल आपके लिए। गौरव गोगोई जी और प्रियंका जी की बात का आप जवाब दे रहे थे। नहीं, मैं वो कह रहा था कि मैं 2-3 विषयों को खत्म कर दूंगा। पहले
जैसे इन्होंने कहा कि ये लोग, गोगोई साहब ने कहा ऐसे जा रहे हैं लोग, उनको ये कष्ट है, फलाना है, और हवाई जहाज की सेवाएं क्यों प्रारंभ कर दी गई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इन सबको बहुत आंसू आ रहे हैं जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जिन लोगों ने इन प्रांतों को अमीर बनाने में अपना खून पसीना एक किया, वो घर छोड़ करके जा रहे हैं, भाग रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, उनको मकान मालिक किराया देने के अभाव में खाली करा रहे हैं, उसका दर्द नहीं है। इनको दर्द है कि वो जाने के क्रम में, और जब पश्चिम बंगाल तरह की सरकारें अगर उनको लेने के लिए तैयार नहीं हो तो स्वाभाविक तौर से ब्लेम आप किसी पर भी डाल सकते हैं। और ये आसान है जब दो राज्यों के लोग, जो मुख्यमंत्री बिहार के नहीं रो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि आप भेजो, लेकिन भेजने वाले व्यक्ति का कम से कम इतना दायित्व था कि उनको ढंग से सम्मान के साथ भेजे। एक तो विषय ये, गौरव साहब, मैंने आपको ये एक रिपोर्ट निकाला है 9 मई और 26 मई तक। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके उस रिपोर्ट है कि आरएमएल का जो ऑफिशियल डाटा है उसने कहा कि 52 मृत्यु है, और आपके सरकारी जो डाटा निकला दिल्ली सरकार, उसने 26 कहा। 26 मई का एक रिपोर्ट है जिसने सफदरगंज ने 99 लोगों की मृत्यु कही और आपने 4 कहा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि दिल्ली की सरकार सच बोल रही है, हो सकता है गुजरात की सरकार ईमानदारी से, राघव जी, ईमानदारी से रिपोर्ट कर रही है और दिल्ली की सरकार हो सकता छुपा रही है, लेकिन ये जांच का विषय है, इस पर मैं नहीं आऊंगा। और जहां तक हवाई जहाजों का सेवा है, आप लोगों ने क्या कहा, जो विदेशों से लोग आकर के बंबई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से आके रुके हुए थे, पूरे देश के लोग डिबेट कर रहे थे उनको जाने दें। और ये परिधि तो चाहे वो टेलीकॉम का हो और रेलवेज का हो, एयरलाइंस का हो, इसमें तो हम आपको सूचित करेंगे। आप जहाज नहीं उतरने देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहुंचाओ तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी। लॉकडाउन जारी करो तो केंद्र सरकार को अपमानित करेंगे, लॉकडाउन खोलो तो केंद्र सरकार को अपमानित करेंगे। देश 125 करोड़ के देश में 30 राज्यों में निर्णय होता है, और ये समय नहीं है जिस प्रकार से आप छोटे छोटे देश के प्रधानमंत्री की भूमिका राज्य सरकारों से निरंतर बात करके, अगर ये झूठ है अंजना जी, ये झूठ है, तो क्यों देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल जाते हैं और हेलीकॉप्टर में ममता बनर्जी भी बैठती हैं, और जब उड़ीसा जाते हैं तो बीजू दल के नेता नवीन पटनायक बैठे, वो झूठ है क्या? क्या केंद्र के में प्रधानमंत्री जी संवाद नहीं करते हैं क्या? इस 2 घटनाओं से स्पष्ट नहीं होता है कि आपदा की स्थिति में वो जहाज लेके पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर समीक्षा करते हैं? मुझे और कुछ नहीं कहना है, हम सब, आप सब लोग बहुत बेहतरीन प्रवक्ता हैं और किसी में कोई कमी नहीं है। एक क्षण तो ऐसा भी आएगा जब अंजना जी, इनको हम सब लोग को मिलकर कहना पड़ेगा, देश में अभी बहुत सारे निर्णय करने बाकी हैं, बहुत संघर्ष है, बहुत दिक्कतें हैं। कोविड से लड़के जीतना ये सब राज्यों को करना होगा, और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, ये भी एक बड़ी चुनौती। प्रियंका जी एक बार रिएक्ट करना चाह रही थी आपकी बात में। प्रियंका जी जल्दी। मैं बस एक चीज यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार का फीडबैक लेते ही ये लोग अपमानजनक महसूस करते हैं। यही एक जो बिहेवियर है वो मैं मानती हूँ गलत है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी आपको फीडबैक दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप उसको इंसल्ट क्यों समझ रहे हैं। ये चैलेंजेस हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो हमारे देश के वासी ही हैं। ट्रेन को लेकर आपने कहा कि वो उनके राज्यों से उनकी व्यवस्था नहीं की थी। मैं इनको याद दिलाना चाहूँ कि जहां महाराष्ट्र की बात रही, जहां से सबसे ज्यादा ट्रेन गुजरात की बात चली हैं, वहां पे पूरी व्यवस्था के साथ, उनके पूरे सम्मान के साथ उनको घर वापस भेजा गया है। पूरे रास्ते में किस तरीके से उनको दिक्कतें आई हैं, उसके लिए रेल मंत्रालय जिम्मेदार है, जिसको हम बार बार बोलते आए हैं। 4 दिन बगैर खाना पीना मिले अगर कोई पहुंचता है और उस वजह से भूख से वो तड़प के अगर उनकी मौत हो जाती है, किसी को तो जिम्मेदारी भाई साहब लेनी ही पड़ेगी। इसमें अपने आप को अपमानित क्यों महसूस कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संजय जी एक छोटा सा रिएक्शन, अगर आप बार बार कहते हैं हमें साथ में काम करना है, तो साथ में काम करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट भी होना जरूरी है, वो जो आपके वक्तव्य से नहीं लग रहा। संजय जी जल्दी से। मैं भी कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं उनकी बात सुन रहा था। अब कोटा का, अंजना जी, आप लोगों ने भी बहुत चलाया था, और जब कोटा में हुआ स्टूडेंट का, आपको पता है नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई पॉलिसी देख करके हम लोग बिल्कुल लाना चाहते हैं। तब तक ट्रेन नहीं चला जब तक कि बिहार सरकार ने पैसे नहीं दे दिए राजस्थान सरकार को। जब बिहार सरकार ने पेमेंट किया, उसी के बाद उन विद्यार्थियों को ट्रेन में चढ़ने दिया गया और बिहार लाने दिया गया। चलिए, इन आरोपों के बीच अब लॉकडाउन 5 की तैयारी सबको करनी है। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है, लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब ये दर्शकों पर छोड़ते हैं कि कितना उन्हें लॉकडाउन 5 की रूपरेखा समझ में आई आपकी बातों से। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।